बजट जो चल रहा था हमारा वो तो चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ही होता है, कॉस्टिंग मतलब तो पता है, कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक टेक्निक जो होता है उसे हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, मार्जिनल मतलब नॉर्मली सोच लो वेरिएबल कॉस्ट को लेके जो काम होगा, ठीक है। क्योंकि कॉस्टिंग में दो कॉस्ट होता है हम लोग को पता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। और मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब वेरिएबल कॉस्ट को लेके जो भी हम लोग को सोचना है दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। गुड इवनिंग प्रिया। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो हम लोग क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो हम लोग क्या सीखेंगे, देख जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट का जब कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों कॉस्ट को मिला के हम लोग टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जब प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, जस्ट लाइक कॉस्ट शीट। एक बार याद करो तुम लोग, कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक गुड्स का कॉस्ट निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग पहले प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आता है। फिर उसमें जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो उसमें हम लोग ये नहीं कंसिडर करते कि फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल है या फिक्स्ड है। अगर सैलरी है सैलरी भी दे देते हैं, रेंट है रेंट भी दे देते हैं, तो फिक्स्ड वेरिएबल दोनों एडेड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जब देते हैं उसमें फिक्स्ड वेरिएबल दोनों एडेड होता है। तो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलता है वो वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड दोनों कॉस्ट को लेके ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट को जब हम लोगों को डिसीजन लेना है कि हम लोग जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ही प्रोडक्ट हम लोग को आगे जाकर प्रोड्यूस करना है, उतने ही क्वांटिटी में करना है, या उससे कुछ ज्यादा करना है, या फिर उससे कम करना है, या फिर कुछ दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है ताकि हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम बढ़ जाए। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना अलग होता है, और कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को प्रोड्यूस करना चाहिए दैट इज डिसीजन। इस डिसीजन के लिए हम लोग को हेल्प करता है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, जो एक डिसीजन मेकिंग टूल्स है कि हम लोग को ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा यूनिट बंद कर देना चाहिए, कौन सा एडिशनल यूनिट ओपन करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा अगर हम लोग को ऑफर दिया जा रहा है कि आप लोग मुझे इतना यूनिट और भी चाहिए, तो उतना यूनिट मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, रॉ मटेरियल मुझे मार्केट से लेना चाहिए या खुद के मतलब खुद के यहाँ फैक्ट्री लगा के मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ये सब जो डिसीजन है जो बिजनेस में इम्पैक्ट लाता है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखेंगे आज। तो देखो स्क्रीन शेयर हुआ। इस बार अच्छा, तो पहले तुम लोग थोड़ा सा लिखो फिर इसको हम समझाएंगे। दिस concept is regarded as most important and popular technique, most important and popular technique in managerial decision making। तो देखो प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो कर ले रहे हैं, लेकिन डिसीजन क्या होना चाहिए, जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें क्या कम या ज्यादा होना चाहिए, कौन सा हम लोग को प्रोडक्शन बंद कर देना है, कौन सा और भी एडिशन करना है। तो ये मैनेजर का डिसीजन का जो काम है उसके लिए हम लोग को हेल्प करेगा मार्जिनल कॉस्टिंग। दिस टेक्निक concentrated on two things: point A
रेलिवेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अभी इंट्रो में, देखो कि वेरिएबल कॉस्टिंग मतलब ही मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब ही वेरिएबल कॉस्टिंग, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। और इररेलीवेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इस कॉस्टिंग का जो टेक्निक है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इररेलीवेंट होता है। कैसे होता है वो भी हम दिखाएंगे यहाँ पर एग्जांपल लेके। इफ ए वेल एस्टैब्लिश्ड business is evaluating any project, দিদি একটু আগেরটা একটু দেখাও। হ্যাঁ হয়ে গেছে। any project such evaluation must take into consideration only the increase in variable cost. Only the increase in variable cost, and it must fully ignore, and it must fully ignore fixed cost. तो देखो क्या लिखा है मैंने, दिस कंसेप्ट इज रिगार्डेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर टेक्निक इन मार्जिनल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन अगर लेना है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तो फिर हम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक आना चाहिए। दिस टेक्निक ये टेक्निक जो है फिक्स्ड कॉस्ट को फुल्ली इग्नोर करता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का ही यहाँ पर देखा जाएगा क्या होता है, इसी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। If a well-established business is evaluating any project, such evaluation must take into consideration only the increase in variable cost. अगर कुछ नया प्रोजेक्ट एडिशन कर रहे हैं, यानी कि नया प्रोडक्शन का यूनिट बढ़ रहा है या फिर न्यू प्रोडक्ट हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हम लोग को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है वो देखना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। Fourth point, however, if the fixed cost is increasing or decreasing, or increasing or decreasing due to such new project, in such a case the fixed cost cannot be ignored. तो देखो नॉर्मली बोला है कि फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है जो यूनिट चेंज, यानी प्रोडक्शन यूनिट को कम करो या ज्यादा करो, या फिर बिल्कुल प्रोडक्शन मत करो या फिर बहुत ज्यादा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज रहता है। जैसे कि रेंट हो गया,
जबकि अगर ऐसा हम लोग कुछ न्यू प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट का एडिशन हो रहा है जिससे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तब वो रेलिवेंट होगा। यहाँ पर नॉर्मली फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है यूनिट और प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करके। लेकिन अगर नया प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हो रहा है उस वजह से अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उस न्यू प्रोजेक्ट के वजह से, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्यों इररिलेवेंट होता है, ये समझो क्यों होता है फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट। देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब यहाँ पर हम लोग सिर्फ यही देखेंगे अगर हमारा प्रोडक्शन यूनिट थोड़ा भी बढ़ता है तो इससे हमारा वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंजेस आता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। जो कि हम स्टार्टिंग में बता रहे थे, पहले जब हम लोग टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, देखो टोटल कॉस्ट मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या हो जाता है डायरेक्ट लेबर, फिर मान लो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, फिर ये सब मिला के क्या हो जाता है, ये सब मिला के हो जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये सब मिला के हो जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देते थे फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड करते थे, फिक्स्ड भी ऐड करते थे, तो मिल जाता था सपोज वर्क्स कॉस्ट या फिर और क्या बोलते हैं इसे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही ऐड कर देते थे, ठीक है, फिक्स्ड भी ऐड कर देते थे, वेरिएबल भी ऐड कर देते थे, तो हम लोग को क्या मिलता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड करते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, इसमें भी हम लोग वेरिएबल फिक्स दोनों ही ऐड करते थे। इसमें हम लोग ये सब नहीं चेक करते थे क्या वेरिएबल है क्या फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम लोग को मिलता था कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर इसमें ऐड कर देते थे प्रॉफिट, तो हम लोग को मिल जाता था टोटल मतलब सेल प्राइस, दैट इज प्रोडक्ट का कॉस्ट, ये प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया और ये हो जाता था सेल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो ये नहीं देखते थे कौन सा वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है, लेकिन जब हम लोग डिसीजन लेंगे कि प्रोडक्ट हम लोग जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हम लोग को क्या चेंजेस करना है, तो हम लोग को डिसीजन के लिए क्या यूज करना है, कौन सा टेक्निक यूज करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करेंगे फॉर टेकिंग डिसीजन। अच्छा ये तो क्या कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट से हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज होता है प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए। जैसे तुम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग की हो तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे हो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है, जॉब कॉस्टिंग यूज होता है, बैच कॉस्टिंग यूज होता है। और ये सब में हमारा मेन जो होता है मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो इसीलिए देखो पहले ये सब हम लोग पढ़ते हैं, पहले मेटेरियल होता है, मेटेरियल कॉस्ट कैसे करना है, लेबर का कॉस्टिंग कैसे करना है, ओवरहेड का किस तरह से हम लोग को एक्सपेंस निकालना है, ये सब कॉस्ट आ जाता है। फिर हम लोग इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कॉस्ट शीट में यूज कर सकते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब सर्विस कॉस्टिंग जैसे वहां पर इनटेंजिबल गुड्स होता है तो उसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन डिसीजन के लिए हम लोग को आना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। डिसीजन के लिए हम लोग को आना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, जहां पर हम लोगों को सिर्फ देखना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को माना जाता है पीरियड कॉस्ट, ठीक है, पीरियडिक कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को माना जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे हम लोग इसके पहले जितना भी टेक्निक यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने कॉस्ट शीट दिखाया, इसमें देखो वेरिएबल फिक्स दोनों ही प्रोडक्ट कॉस्ट है, दोनों ही प्रोडक्ट कॉस्ट है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मानेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट मानेंगे, ठीक है। इसे हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं मानेंगे, ये इररिलेवेंट हो जाएगा, ये इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, डिसीजन के लिए, क्योंकि ये जो है डिसीजन में हेल्प करता है। और हम लोग एक चीज नोट कर लो, जब हम लोग डिसीजन लेंगे तो उसमें क्या क्या एजम्पशन हम लोग को रखना है कि
उसी बेसिस पे हम लोग को करना पड़ेगा। क्या क्या असम्पशन रखना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिक्स्ड होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिक्स्ड होगा तभी मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होगा नॉर्मली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये फिक्स्ड चेंज हो तो इसमें हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसा बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल एजम्पशन यही है, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल फिक्स्ड होगा। और ऐसे भी तुम लोग को ये पता ही है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होता है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिक्स्ड होगा। ये तीन एजम्पशन के ऊपर हम लोग जो है इसका डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे कि प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या प्रोडक्शन में वेरिएशन लाना चाहिए। अब हम लोग ये चेक करेंगे क्यों हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इररिलेवेंट होता है। देखो कैसे हम लोग चेक करेंगे। सपोज यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग पहले 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर प्रोडक्शन कर रहे यूनिट सपोज 400, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो सेलिंग प्राइस 12 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट सपोज 500। तो अगर हम लोग को करना क्या है, हम लोग को एक्चुअली देखना है कि प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग प्राइस मतलब सेल से अगर हम लोग कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा, ये सबको पता है। और कॉस्ट मतलब कॉस्टिंग में कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है प्लस हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो बात ये हो गया कि सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, ये ब्रैकेट ओपन कर दो ना, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इसी को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सेल्स कितना करके है? 12 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, ये सारा पर यूनिट है। तो 12 रुपीज अगर पर यूनिट है तो 100 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1200, ये हो गया सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो 400 यूनिट का कितना हो जाएगा? 4800। फिर यहाँ से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, 6 पर यूनिट है तो 600 और यहाँ पर 2400। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 600 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2400 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, कितना है टोटल? 500 और 500, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा एक कॉस्ट है जो टोटल में ही होगा, ठीक है, यूनिट चेंज के साथ तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने वाला है नहीं। तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया? 100 और यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है? यहाँ पर कितना आ रहा है? 1900, ठीक है। तो यहाँ पर 1900 आ रहा है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर में, ये बताया जा रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट है। कैसे इररिलेवेंट है वो चेक करते हैं। अगर प्रोडक्शन का यूनिट 100 से 400 इंक्रीज हो गया, यानी 300 जो है वॉल्यूम अगर चेंज हो जाता है, तो प्रॉफिट में क्या चेंजेस है कैसे पता करेंगे? देखो, अगर सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट है और अगर हम लोग ये मान लेते कि यही हमारा प्रॉफिट है, ये वाला जो है हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में चेंज कितना है बताओ? माइनस करके बताओ प्रॉफिट में चेंज कितना है? हेलो हेलो 1800। और यहाँ पर जैसे अब ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट के पहले, ठीक है, मतलब अगर फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट है मतलब उसे इग्नोर करो। अगर फिक्स्ड कॉस्ट इग्नोर करते हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं, तो प्रॉफिट का चेंजेस 1800 हो रहा है। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट को अप्लाई करते हैं फिर प्रॉफिट का चेंजेस देखते हैं, तो बताओ कितना हो रहा है? ये दोनों डिडक्ट करो, बताओ कितना हो रहा है? ये तो रहा प्रॉफिट 1800। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट को बोला जाता है कि वो इररिलेवेंट है। देखो फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई किए या ना करे, चेंजेस तो उतना ही आ रहा है, इधर भी 1800 आ रहा है, इधर भी 1800 आ रहा है। दैट्स व्हाई बोला जाता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट इररिलेवेंट होता है। यहाँ पर और एक बार कुछ यूनिट ऐड करके देख लो, यहाँ पर सपोज 800 कर देते हैं तो भी देखो सेम ही होगा, ऐसा नहीं कि ये दोनों में ही हो रहा है। एक बार चेक करो, सेल 12 है, 12 इंटू 800 कितना होगा? 9600, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट 800 इंटू 6, 4800, तो कितना हो रहा है माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट? ये भी आ रहा है 4800। अब इससे फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो कितना आ रहा है?
4300। अब ये दोनों में चेंजेस चेक करो ना, ये दोनों में चेंजेस चेक करो, 2400 और 4800 कितना हो रहा है? 2400 हो रहा है, और 4300 और माइनस 1900 कितना हो रहा है? 2400। तो देखो इररेलेवेंट इसीलिए बोला जा रहा है कि इररेलेवेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट को अप्लाई करो या ना करो, प्रॉफिट में तो कोई चेंजेस हो नहीं रहा है, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट को बोला जा रहा है इररेलेवेंट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है तो, लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो रेलिवेंट जरूर होगा। अगर ये 400 यूनिट प्रोडक्शन के कारण अगर फिक्स्ड कॉस्ट 500 से 600 हो जाता है तो वो रेलिवेंट होगा, तो फिर सिमिलर नहीं शो करेगा, अलग शो करेगा, क्योंकि 500 माइनस करने पे ही 1900 आएगा, 600 माइनस करने से थोड़ी ना 1900 आएगा। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहता है, ये असम्पशन पे देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रखा है हम लोगों ने? फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल फिक्स्ड, ये सारा असम्पशन अगर अप्लाई होगा तभी फिक्स्ड कॉस्ट इररेलेवेंट होगा, जो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में लिखवाया भी है। देखो ये वाला पॉइंट ध्यान में दो कि however if the fixed cost is increasing or decreasing due to such new project, in such a case the fixed cost can't be ignored। लेकिन अगर well established business is evaluating any project, such evaluation must take into consideration only the increase in variable cost। ये देखो variable cost जो increase हो रहा है उसी पे हम लोग ध्यान देंगे, बाकी irrelevant है, तुम ध्यान दो या ना दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू बढ़ रहा है बिकॉज ये 12 जो है यूनिट के साथ, तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा क्योंकि सेल्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है, पहले 600 था, वॉल्यूम बढ़ गया 2400 और वॉल्यूम बढ़ गया 4800, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट देखो चेंज कुछ नहीं हो रहा है तो इररेलेवेंट, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, क्योंकि इसमें देखो प्रॉफिट जो है फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई करो या ना करो, प्रॉफिट जो है चेंजेस इन प्रॉफिट वो सेम ही रह रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इररेलेवेंट है। अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इट मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो और भी लिखा हुआ है, यहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो। इट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंप्राइजिंग प्राइम कॉस्ट। देखो मैंने दिखाया प्राइम कॉस्ट में सारा वेरिएबल कॉस्ट रहता है, इसीलिए हम लोग प्राइम कॉस्ट ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सारा ही वेरिएबल है। एंड वेरिएबल ओवरहेड, जैसे देखो यहाँ पर ये मैंने लिखा था ना, तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग को क्या करना है, ये जो फिक्स्ड पोर्शन है इसे हटा देना है, ये फिक्स्ड पोर्शन जो है इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ओनली वेरिएबल ले रहे हैं, तो ओवरहेड का ओनली वेरिएबल पोर्शन लेना है। तो देखो यहाँ पर बोला एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, मार्जिनल कॉस्ट इज द अमाउंट, वो अमाउंट है एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 यूनिट। इसका मतलब ये होता है कि ये वो अमाउंट ऑफ कॉस्ट को डिफाइन कर रहा है जो आउटपुट चेंज होने पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया, देखो आउटपुट चेंज होने पे क्या हो रहा है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या, इन मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट इज सेग्रीगेटेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सेग्रीगेट नहीं करते थे, देखो यहाँ पर कॉस्ट शीट बना रहे हैं या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर वेरिएबल फिक्स्ड हम लोग सेग्रीगेट नहीं करते, एक ही साथ अप्लाई करते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग ट्रीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अब कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मतलब देखो ये जो मैंने यहाँ पर किया था ना, इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका तो कुछ नाम तो होना चाहिए, अगर सेल से टोटल कॉस्ट माइनस करने से प्रॉफिट मिलता है, ये भी प्रॉफिट नहीं, इसका नाम होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन होता है। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करने से उसे हम लोग प्रॉफिट ना बोल के क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये देखो कंट्रीब्यूशन मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आफ्टर कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट। देखो कंट्रीब्यूशन से हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, क्या मिल गया, प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एज्यूम्स दैट ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज the production cost and fixed cost is the periodic cost which has to be incurred regardless of the volume of output। क्योंकि fixed cost जो है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पर भी 500, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500, जबकि वॉल्यूम में चेंजेस था, पहले था 100, फिर था 400, फिर था 800। अब देखो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन मतलब तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग सेल से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन।
ये देखो लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 18, वेरिएबल कॉस्ट 12, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 16। अब ये कंट्रीब्यूशन ही तो है जो डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट का अप्लाई करने पे तो कुछ भी चेंजेस पता ही नहीं चला, एज इट इज चेंजेस है जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई करने में था। इसीलिए ये जो कंट्रीब्यूशन है यही डिसीजन लेने में हम लोगों को हेल्प करेगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए बिजनेस में आगे जाके। देखो क्या क्या हेल्प करता है। While considering the acceptance or rejection of new order, जैसे मान लो न्यू ऑर्डर आ गया कि मुझे तुम्हारा मान लो मशीन का कैपेसिटी है या फिर तुम अभी करेंटली 10,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो, अचानक से एक नया प्रपोजल आ गया मुझे और भी 5,000 यूनिट चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए, तो तुम्हारा प्रोडक्शन करेंटली 10,000 चल रहा था और भी 5,000 आ रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन 15,000 हो जाएगा। अब तुम्हें ये वाला एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसका डिसीजन लेने में हेल्प कौन करेगा? कंट्रीब्यूशन। While considering the acceptance or rejection of a new order, the course of action which yields greatest contribution will be most profitable। तब हम लोग को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कंट्रीब्यूशन। और कैसे हेल्प करेगा? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मतलब ऑर्डर लेना है कि नहीं लेना है? जो जिसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कॉम्बिनेशन करके हमें चेक करना है कि हम लोग सिर्फ 10,000 पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, अब 5,000 नया प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पे कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा देगा वही प्रॉफिटेबल ज्यादा होगा, तो हम लोग उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे कि हम लोग को एक्सेप्टेंस करना है या रिजेक्शन करना है। इन द सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट मिक्स मतलब मान लो A B C D 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है। अब तुम्हें प्रोडक्शन कोई भी दो करना है तो तुम्हें A और B करना है, A और C करना है, A और D करना है, या फिर B C करना है, B D। तो ये प्रोडक्ट मिक्स मतलब तुम कौन सा 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट करना चाहते हो, तो उसमें भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा दो कॉम्बिनेशन तुम्हें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा, वही प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन तुम्हें चूज करना है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तभी प्रॉफिटेबल होगा। इसके अलावा देखो, while choosing from among alternative methods of production, the method which yields the greatest contribution is to be adopted keeping in mind various other key factors। तो जब हम लोग चूज करेंगे कुछ अलग अलग ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारा होता है, उसमें अगर हम लोग को कौन सा मेथड चूज करना है उसमें भी हम लोग को कंट्रीब्यूशन हेल्प करेगा कि कौन सा मेथड हम लोग चूज करें, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग को अदर की फैक्टर्स जो है जो प्रोडक्शन को इफेक्टेड करेगा वो भी ध्यान में रखना है, बट कंट्रीब्यूशन एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होगा डिसीजन मेकिंग में, बल्कि यही डिसीजन लेने में हम लोग को हेल्प करेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है यहाँ पर इररेलेवेंट होगा। और क्यों होगा वो मैंने प्रूव करके दिखाया, देखो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर इररेलेवेंट हो रहा है। अब ये मार्जिनल कॉस्टिंग जो है इसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है, ठीक है, यानी कुछ फॉर्मूला है जिससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम, और इसे बोला जाता है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम और पीवी रेशियो। दिस रेशियो explain the relationship between contribution and sales. It is computed in the following manner. तो देखो सेल और कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या रिलेशन होता है, उसके लिए हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये हो जाएगा, पीवी रेशियो इक्वल टू हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। और फॉर्मूला को इजीली याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट
और टोटल कॉस्ट मतलब हमेशा हम लोग यहाँ पर दो ही कॉस्ट का बात करेंगे, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या नाम रखा हम लोगों ने, इसका नया नाम रखा है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रॉफिट ना रख के इसका नाम हम लोगों ने रखा है कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो फिर इसको भी हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। यानी कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला आ गया, एक हो जाता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और अगर ये याद रख पाओगे, ये तो याद रखना ही चाहिए क्योंकि सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट, ये तो बहुत नॉर्मल सा बात है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग में कॉस्ट दो तरह का हो जाएगा, वेरिएबल फिक्स, ठीक है। ये मतलब हर जगह ही होता है लेकिन कॉस्टिंग में ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल में हम लोग अगर इसे डिवाइड कर देंगे, फिर इसे इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो ये अगर कंट्रीब्यूशन है तो ये पोर्शन भी हमें कंट्रीब्यूशन ही बताएगा। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ये आ गया हमारा पीवी रेशियो। और एक फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, ये भी हम लोग लिख लेते हैं और डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, उसी तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये डिपेंड करेगा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, उस बेसिस पे हम लोग अप्लाई करेंगे कि हम लोग को कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यूज करना है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट यूज करना है, या फिर हम लोगों को पीवी रेशियो के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है या फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। वो डिपेंड करेगा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पीवी रेशियो के बारे में, लोग यहाँ से एक एक पढ़ते जाएंगे बिकॉज तुम लोग यहाँ से रेडी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो देखो, इट इज एन यूजफुल गाइडेंस इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। पीवी रेशियो, क्योंकि हम लोग यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं जो कि वन टाइप ऑफ प्रॉफिट है, इररिलेवेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ के, ठीक है। ओनली वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से जो प्रॉफिट का पार्ट आएगा उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, हम लोग को बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ये जानने के लिए हेल्प करता है। दिस रेशियो shows the relationship between contribution and sales and is expressed in percentage। अभी हम लोगों ने देखा, ये देखो पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये मैंने वहां पे लिखवाया है और यहाँ से भी तुम लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक एग्जांपल करो, कंप्यूट पीवी रेशियो for the following cases. Point A, selling price per unit rupees 18, variable cost per unit rupees 12. Point B, total sales of 1000 units equal to rupees 60,000, variable cost equal to rupees 45 per unit. Point C, total sales rupees 5 lakh, fixed
cost rupees 1 lakh, capital invested rupees 7,50,000, desired profit 20% of capital employed. और D number question. First, Ma'am, desired profit amount. desired profit equal to 20% of capital employed. %20 of capital employed. Okay, ma'am. First, second year, first year, second year. Sales, profit. Sales 80,000 rupees है, 10,000 ये भी रुपीज, यहाँ पर रुपीज 90,000, रुपीज 14,000। सारे केसेस में पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है हम लोग को, सारे केसेस में पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। और देखो ये दो जो ये जितना भी दो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा, दिस वन और ये, ठीक है, इसी से हो जाएगा, ठीक है, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस तुम लोग को सोचना है कि कब कौन सा अप्लाई करना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन है, उस बेसिस पे सोचना है, तो इसी से हो जाएगा सारा कैलकुलेशन। और ये चारों केस में हम लोग को कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ पीवी रेशियो। तो तुम लोग कैलकुलेट करो, ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं। दो मिनट देते हैं, देखो ट्राई करके। मैम फर्स्ट वाले का 33.33। हाँ, फर्स्ट वाले का 33.33। सेकंड वाले का 25%। सेकेंड वाले का 25%, 25। इसका हो रहा है 33 1/3 या फिर 33.33%। इसका होना चाहिए 25%। इसका 50%। और इसका है, आंसर है 40%। इसका आंसर है 40%। जब भी पीवी रेशियो कैलकुलेट करोगे तुम लोग को कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, सेल पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन रहेगा ही जिससे कंट्रीब्यूशन निकाल पाओ। या तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, या तो प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। लास्ट वाले का 40%, बी का 25% और ए का 33.33। सी का
सही है। सी का देखो क्या होगा, तो सी का है आंसर था 50% लिखा है मैंने, 50%। स्टार्टिंग वाला तो, फर्स्ट वाला तो सबका होना चाहिए, फर्स्ट वाला तो कुछ ज्यादा टफ है नहीं। দিদি এ আর বি হয়ে গেছে। এ বি হয়ে যাচ্ছে, সিডি হচ্ছে না। করছি ওটা। আচ্ছা করো। अच्छा देखो पॉइंट ए में क्या है, हम लोग को बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दिया। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो का मतलब ही होता है हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है थ्रू कंट्रीब्यूशन। जैसे प्रॉफिट चेक करते हैं ना, तो प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, उसके जगह लिखना है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, क्योंकि नाम ही है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सेल्स मतलब वॉल्यूम और प्रॉफिट का जगह क्या लिया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ये है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कंट्रीब्यूशन मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। या फिर अगर क्वेश्चन में ये दो पॉइंट नहीं मिलता है तो उसका ऑल्टरनेट जो है वो हम लोगों ने देखा है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में सेल्स भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो सेल्स भी है वेरिएबल कॉस्ट है। सेल्स कितना है, सेल्स है ₹18 और वेरिएबल कॉस्ट है ₹12 पर यूनिट करके है, तो ये कितना हो जाएगा ₹6 पर यूनिट। तो पीवी रेशियो क्या, यहाँ पर रुपीस लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट में अगर रुपीस नहीं लिखोगे, पर यूनिट नहीं लिखोगे तो वहां नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिट के ऊपर ही सारा चीज डिपेंड करता है। तो पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, ये बेटर होता अगर हम लोग यहाँ पर लिखते, तुम लोग इसके नीचे लिख लो, ठीक है। तो पीवी रेशियो इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन 6, सेल्स कितना है 18, ठीक है। ये देखो ये भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये सारा ही पर यूनिट में है, तो नो प्रॉब्लम, सारा पर यूनिट में है। तो ये देखो 6 और ये 3 और यहाँ पर 100/3 मतलब 33.33% या फिर 1/3% ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट इज 33.33%। पॉइंट बी में क्या बोला था, पॉइंट बी में बोला है टोटल सेल्स बताया था 1000 यूनिट्स, ऐसा ही कुछ था। हाँ, टोटल सेल्स ऑफ 1000 यूनिट 60,000, टोटल सेल्स ऑफ 1000 यूनिट्स बताया है 60,000। 1000 यूनिट का सेल वैल्यू है 60,000 रुपीज है, ठीक है, ₹60,000। और वेरिएबल कॉस्ट बताया है, वेरिएबल कॉस्ट बता दिया है 45 पर यूनिट। तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम तो है नहीं, देखो ना 1000 यूनिट्स का सेल वैल्यू 60,000 है, तो पर यूनिट का सेल वैल्यू क्या होगा, या तो ऐसे कर लो या तो फिर 1000 इंटू 45 कर लो, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में मिल जाएगा। जैसे सेल्स वैल्यू है टोटल और ये 1000 यूनिट का है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हमेशा कैलकुलेशन को इजी रखो, ठीक है। तो पर यूनिट में रखोगे तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये देखो 330 हट गया, तो ₹60 पर यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया ₹60 पर यूनिट। फिर से हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है 60, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 45, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 15, ₹15 पर यूनिट। तो फिर पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी 60 इंटू 100। तो 15 4 60, 425 हो जाएगा यहाँ पर 25%। अगर हम लोग ऐसे करते कि 1000 इंटू 45 कर देते तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाता। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाता 45,000, ठीक है। अगर एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 45, तो 1000 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 45,000। फिर हम लोग क्या करते, टोटल सेल्स से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते, दैट इज 60,000। 60,000 से 45,000 माइनस करते तो 15,000 आ जाता। फिर 15,000
दैट इज कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी 60,000 इंटू 100। तो कुछ नहीं, देखो ये 1000 यूनिट के चलते इसका जो है यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा यहाँ पर जीरो ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये 1000 यूनिट के लिए, ये हम लोगों ने 1 यूनिट के लिए किया, तो आंसर तो सेम ही आएगा। 330 कैंसिल, 15 4 60, 425, तो ये हो गया 25%। बट इसमें गलत हो सकता है, बाई चांस तुम लोग 0 लिखने में गलती कर दिए तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा अवेलेबिलिटी है कि हम लोग पर यूनिट से कर सकते हैं तो हम लोग पर यूनिट से ही करेंगे, ताकि इतना कैलकुलेशन में जीरो वगैरह थोड़ा अवॉइड कर पाए, ठीक है। अब पॉइंट सी, पॉइंट सी में क्या बोला है, ये नहीं हुआ ना तुम लोग का किसी का भी? ना दीदी, नहीं 80% आ रहा है। टोटल सेल्स है 5 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है ₹1 लाख, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल मतलब बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड है 7,50,000, और प्रॉफिट तो ये नहीं होने का तो कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट तो बता दिया है 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 7,50,000, तो प्रॉफिट निकाल लो। 7,50,000 अप्लाई करके कितना प्रॉफिट आएगा, अगर 20% रेट पे प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000। और बार बार मैंने बताया है कि हम लोग को कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है अगर पीवी रेशियो है तो, और हम लोग के पास दो फॉर्मूला है, और हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन का भी दो फॉर्मूला है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं रहता है तो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो देखो ना यहाँ तो प्रॉफिट भी है और फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो ऐसे करना चाहिए था तुम लोगों को, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना है 1,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 2,50,000। तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन जो कि है 2,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और सेल्स है 6 लाख। अब बताओ कितना आता है, ये 5 लाख है ना, 5 लाख है, हाँ दीदी 50%। 50%, ठीक है, 50% आ गया। तो ध्यान रखना है तुम लोग को, कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट कर दो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हम लोगों ने वहां जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया तो इक्वल के इधर आ गया था हमारा प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर ये कंट्रीब्यूशन होगा तो ये भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो अगर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट तो होगा ही, नहीं तो नहीं देता क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है। देखो सेल्स नॉर्मली रहेगा, क्योंकि चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करो चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, जब पीवी रेशियो अप्लाई करोगे तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन और यहाँ पर सेल देना पड़ेगा, तो सेल रहेगा। अब वेरिएबल कॉस्ट है या फिर प्रॉफिट है या फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हम लोगों को चेक करना। और लास्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ये वाला क्या होगा, अब ये जो है देखो ये वाला इस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इस फॉर्मूला में चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल, चेंज तो तभी पता चलेगा ना जब मोर देन 1 ईयर का दिया हुआ रहेगा, तो बस चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल कर तो आ जाएगा आंसर, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो प्रॉफिट देखो सेल जो है 80 से 90 हुआ है, तो 90,000 माइनस 80,000, और यहाँ पर 14,000 माइनस 10,000। अब चेंज तुम लोग बोलोगे कि हम लोग फर्स्ट ईयर माइनस सेकेंड ईयर करेंगे, कर सकते हो, लेकिन चेंजेस तो हम लोग करंट सिचुएशन में रह के डिसाइड करते हैं ना, कि आज ये है पास्ट में क्या था, तो फिर करंट हालत माइनस पास्ट हालत, और अगर तुम लोग उल्टा करोगे तो दोनों ही उल्टा करना पड़ेगा, नेगेटिव आंसर आएगा, बट वो ठीक नहीं होता। हम लोग चेंज जो चेक करते हैं वो आज खड़े होके चेक करना पड़ेगा हम लोगों को कि प्रीवियस ईयर में कितना था। तो यहाँ पर हो जा रहा है 4,000 और यहाँ पर हो जा रहा है 10,000 इंटू 100।
तो ये हो जाएगा 40%। ये आंसर आ गया 40%। तो ये बेसिक सा सवाल था ताकि तुम लोग को पीवी रेशियो में थोड़ा सा ग्रिप आ जाए कि पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग। अच्छा, अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग को सिर्फ बताना है कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन 2 दे रहे, पीवी रेशियो ऑफ ए फर्म is 40%. What are the various conclusions you can draw? इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें तुम लोग को समझने में बड़ा आसान हो जाएगा कि क्या क्या लिखना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो देखो, पीवी रेशियो किसी एक फर्म का दिया हुआ है 40%, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, कंक्लूजन बताओ, मतलब इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। 40% ये जो है इसका मतलब क्या है, ये क्या डिनोट करता है, क्या क्या डिनोट कर सकता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने पीवी रेशियो के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। पीवी रेशियो हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन से हम लोग चेक करते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना है प्रोडक्ट का, और कंट्रीब्यूशन से हम लोग बहुत सारा डिसीजन ले सकते हैं। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला ही होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट इज पीवी रेशियो अगर 40% है तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट देखो, हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर होता है तो इफ पीवी रेशियो इज 40%, it will remain 40% at all level of sales। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो पीवी रेशियो जो है वो हर लेवल पे सेम होगा। हर लेवल पे मतलब अगर 1 यूनिट है उसका भी जितना पीवी रेशियो होगा, 10 यूनिट है उसका भी जितना पीवी रेशियो होगा, 1 लाख यूनिट भी अगर हम लोग उसका उस बेसिस पे पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो सब में ही क्या आ जाएगा, 40% आ जाएगा इन ऑल केसेस। ठीक है, 40% हो जाएगा, सारे केसेस में ही 40% ही रहेगा। तुम लोग ये वाला एग्जांपल में एक बार चेक कर सकते हो कि सारे केसेस में 40% होता है कि नहीं होता है। इसमें देखो, ये देखो, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। चेक करके देखो तो होता है कि नहीं, लिख तो दिया मैंने, चेक करके देखो। कंट्रीब्यूशन कितना है 600, सेल्स कितना है 1200, तो 600 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू 100 कितना होता है, बताओ ना। से कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 बताओ कितना होता है। ये तो लिखा हुआ है साफ साफ 50%। और 50%। ये वाला देखो, यहाँ पर देखो 2400 4800, फिर से चेक करके देखो 2400 डिवाइडेड बाय 4800 इनटू 100 आया 50%। फिर यहाँ पर देखो ये दोनों में 4800 डिवाइडेड बाय 9600 इनटू 100 हुआ 50%। चाहे एक्टिविटी लेवल 100 हो, चाहे 400 हो, चाहे 800 हो, सारे केसेस में पीवी रेशियो क्या हो गया, बिल्कुल इक्वल हो रहा है और 50% आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर लिखा है कि अगर पीवी रेशियो कुछ भी परसेंटेज बताए, चाहे 40 हो चाहे 50 हो, इसका मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि ये हर लेवल ऑफ एक्टिविटी में कांस्टेंट 40% ही रहेगा, या फिर जो भी बताया हुआ है परसेंटेज। और क्या हो सकता है, इफ पीवी रेशियो इज 40%, it means that contribution is 40% of sales। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स। क्यों, क्योंकि पीवी रेशियो का तो मतलब ही होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। इसका मतलब सेल का मतलब सेल पे कंट्रीब्यूशन कितना है 40%। जैसे मान लो तुम लोग को जब मार्क्स मिलता है, सपोज 100 में तुम लोग को मिला 48, तो इसका मतलब है आउट ऑफ 100 में 48 मिला ना, तो सेल जितना भी है, ठीक है, अगर सेल 100% है तो कंट्रीब्यूशन उसमें कितना है
40 और ये पीवी रेशियो डिफाइन करता है। तो पीवी रेशियो 40% का मतलब ये हो गया कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, 40%। ये हमेशा सेल का कितना परसेंट, 40%। तो इससे ये एक डिसीजन हम लोग को मिला कि पीवी रेशियो का और एक मतलब क्या होता है। और एक देखो, इफ पीवी रेशियो इज 40%, अगर पीवी रेशियो 40% है, इट मीन्स दैट variable cost is 60% of sales। सेल्स का कितना हो जाएगा, 60%। ये भी समझाते हैं क्यों, देखो यहाँ पर देखो समझाते हैं क्यों 60% ऑफ सेल्स हो रहा है। तो सपोज ये है प्रॉफिट तो नहीं लिखना, हमें लिखना है कंट्रीब्यूशन। तो ये देखो, ये है कंट्रीब्यूशन, सेल्स और कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो ये देखो हम लोग को किस तरह से कंट्रीब्यूशन मिलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। और हमारा क्वेश्चन ये है कि पीवी रेशियो 40% है और पीवी रेशियो 40% जैसे जीपी रेशियो 40% मतलब क्या, प्रॉफिट बाय सेल्स, ठीक है। उसी तरह से पीवी रेशियो 40% मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन 40, सेल्स कितना है 100। और हम लोग को किस तरह से कंट्रीब्यूशन मिलता है, सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हम लोग को कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन अगर 40 है, सेल्स अगर 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बताओ। जैसे कि हम लोग कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल कैलकुलेट करते हैं ना, ये देखो कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल ऐसा हम सिखाते हैं ना कि सेल अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 25 है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट 75 हो जाएगा माइनस करके। उसी तरह से बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ये तो मैंने 60 हो जाएगा, 60, ठीक है। तो 100, ये सेल अगर 100 है, कंट्रीब्यूशन 40 है, तो वेरिएबल कॉस्ट 60 हो जाएगा, बिकॉज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तभी हम लोगों को कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। तो इसका मतलब इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है कि अगर पीवी रेशियो 40% है, इसका और एक मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% ऑफ सेल है, क्योंकि बेस तो सेल ही है, 60% ऑफ सेल हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल होता है, वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल होता है और कंट्रीब्यूशन भी ऑन सेल होता है, ठीक है। सिमिलरिटी समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग को ये पता चल गया कि पीवी रेशियो का, और भी अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आ गया कि पीवी रेशियो क्या है, हम लोग को किस किस डिसीजन में ये हेल्प करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है ये हम लोग सीखेंगे। तो तुम लोग इकोनॉमिक्स में तो पढ़े ही होंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, इट रेफर्स टू such situation where the contribution is sufficient only for absorbing the fixed cost। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सेल से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम लोग को मिल जाता है प्रॉफिट। तो ये ऐसा एक सिचुएशन है जहां पर कंट्रीब्यूशन, अब ये दोनों, इसको अगर ब्रैकेट दे देते हैं तो इसका मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन, मतलब सेल से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट हो गया। लेकिन कंट्रीब्यूशन बस इतना ही है कि फिक्स्ड कॉस्ट को ही एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर था ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया
120 माइनस 20 और ये है 100, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 100, कंट्रीब्यूशन 100 आ गया और फिक्स्ड कॉस्ट भी 100 ही है, तो फिर प्रॉफिट क्या हो जाएगा 0। मतलब सेल्स हुआ है ₹120 का, वेरिएबल कॉस्ट था ₹20 का, तो कंट्रीब्यूशन आया 100, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट भी 100 है, तो फिर क्या हो जाएगा प्रॉफिट 0 हो जाएगा। मतलब कंट्रीब्यूशन बस इतना सा ही है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को ही कवर कर पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं दे पा रहा है, तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, क्योंकि प्रॉफिट 0 हो रहा है। अगर प्रॉफिट हम लोगों को करना है तो हम लोग को सेल्स वॉल्यूम को और भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अगर कंट्रीब्यूशन 101 भी होता है तो भी हमारा प्रॉफिट मिलेगा, हमें ₹1 कम होगा लेकिन मिलेगा। लेकिन हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट को मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जाना है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा एक पॉइंट है जहां पर हम लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा बट लॉस भी नहीं होगा, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। लेकिन अगर हम लोगों को कुछ भी प्रॉफिट कमाना है तो हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उसके लिए हम लोग को सेलिंग मतलब क्या कर सकते हैं, हम लोग सेल्स का जो वॉल्यूम है, सेलिंग वॉल्यूम जो है, उसे अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आने का चांसेस हो जाएगा। अगर हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के बाद कुछ ना कुछ तो बचेगा, जो बचेगा वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए देखो, इट रेफर्स टू सच सिचुएशन वेयर द कंट्रीब्यूशन इज सफिशिएंट ओनली फॉर एब्सॉर्बिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला देखो क्या होगा, फॉलोइंग फॉर्मूला इज अप्लाइड। तो BEP यानी ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो लॉजिक है, फॉर्मूला में लॉजिक है, क्यों? क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना है थ्रू कंट्रीब्यूशन के, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है इन यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि कितना यूनिट सेल करने से हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक होता है कितने रुपीस का सेल करें, एक होता है कितना सारा सेल करें, मतलब कितना यूनिट का सेल करें, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में पॉइंट का मतलब होगा हम लोग का आंसर जो है वो क्वांटिटी में आएगा, दैट इज यूनिट्स में आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट यानी फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और लॉजिक है क्योंकि हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट को ही रिकवर करना है थ्रू कंट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो समझ के करोगे तो तुम लोग का फॉर्मूला याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और एक फॉर्मूला लिखो, ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में इन वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में इन वैल्यू, और इसका और एक नाम होता है ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर ब्रैकेट में इन वैल्यू बोल देता है तो उसका मतलब ही होता है ब्रेक इवन सेल। अब ब्रेक इवन सेल मतलब कितने रुपीस का सेल करे ताकि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पता चलेगा कि कितना यूनिट सेल करना है इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट से हम लोग को क्वांटिटी पता चल जाएगा और हर एक क्वांटिटी को हम लोग कितने रुपीस पर यूनिट पे सेल कर रहे हैं उसी से हम लोग को ब्रेक इवन सेल्स का पता चलेगा। या फिर और एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। अब यहाँ पर भी देखो लॉजिक है, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन से ही तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना है, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल्स का ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग को कौन सा अप्लाई करना है वो हमारे क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ₹12 per unit, selling price ₹18 per unit, fixed cost 60,000, calculate BEP in units and value। तो तुम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करो कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इन वैल्यू दोनों ही बता दिया है। अगर क्वेश्चन में
सिर्फ बीईपी बताता है तो तुम लोग दोनों ही कैलकुलेट करोगे, उसमें यूनिट वैल्यू बोले या ना बोले, वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो अलग चीज है। बाकी ब्रेक इवन पॉइंट का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें यूनिट वैल्यू दोनों ही कैलकुलेट करना चाहिए। अब तुम लोग कैलकुलेट करके देखो क्या हो रहा है आंसर। $10,000 10,000 क्या आ रहा है? in units. 10,000 आ रहा है इन यूनिट्स, हाँ 10,000 इन यूनिट, ठीक है। $1,80,000 break even sales. 1,80,000 break even sales है, 1,80,000। तो देखो बीपी इन यूनिट्स अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बीपी इन यूनिट्स का सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा और कंसेप्ट भी जो सीखा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों ही पर यूनिट दिया हुआ है तो माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 6 ₹6 पर यूनिट, तो ये हो जाएगा ₹10,000, सॉरी रुपीस तो कैंसिल हो जाएगा, ये 10,000 क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। 10,000 यूनिट, 1 लाख लिख दिया मैंने, 10,000 यूनिट हो जाएगा। तो 10,000 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट है कि अगर हम लोग 10,000 यूनिट सेल कर पाते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में जा पाएंगे। और वैल्यू कैलकुलेट करना है तो देखो यहाँ पर तो काफी इजी है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ ही है, तो 10,000 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 10,000 इंटू ₹18 बिकॉज हमारे पास सेल वैल्यू अवेलेबल है। तो ये देखो बीपी इन वैल्यू, तो 10,000 इंटू 18, 1,80,000, ठीक है। और एक जो फॉर्मूला था उससे भी तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, इस सम्स में भी हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करके कर सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन है 6, सेल्स है 18, 33.33। हाँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पीवी रेशियो हो जा रहा है 33.3333%। और जैसे कि मैंने सिखाया था 33 तब तक लिखते रहना है जब तक कैलकुलेटर में लेगा, बिकॉज ये जो है इनफाइनाइट सीरीज जैसा है, तो 33.3333% लगाओ तो देखो बिल्कुल 1,80,000 आंसर आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट 1,80,000 का आंसर आएगा। तो जब ये दिया हुआ है तो ये ज्यादा इजी है, इसमें जाने के लिए तुम्हें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फिर ये तुम लोग को चूज करना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा वाला अप्लाई करें ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व। तो ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ज्यादा इजी है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट फिक्स्ड एक्सपेंस, depreciation, salary, 1 lakh, 1 lakh, rupees 1 lakh, rupees 1 lakh,
वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर, ₹3 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस ₹10 पर यूनिट। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है बीपी। ये ऊपर में ही लिख लो कैलकुलेट बीपी, ये पहले है कैलकुलेट बीपी। ये सारे इंफॉर्मेशन से बीपी कैलकुलेट करो। और नीचे और एक क्वेश्चन है, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू बीईपी इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर सेलिंग प्राइस 10% से रिड्यूस हो जाता है तो क्या होगा बीपी। तो फर्स्ट ये वाला कैलकुलेट करना है, नॉर्मल बीपी यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन है, देन ये वाला कैलकुलेट करना है। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाइए, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू बीईपी इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। Now 40,000. 40,000, हाँ, जो नॉर्मल बीपी है वो 40,000। और ये वाला चेक करो कि अगर 10% रिड्यूस हो जाता है सेलिंग प्राइस तो क्या होगा। दीदी फर्स्ट ईयर बीईपी तक की 40,000 है 40,000। और सेकंड वाला 50,000. सेकंड वाला बीपी हो रहा है 4,50,000। हाँ, इन वैल्यूज में 4,50,000 हो रहा है. अच्छा, यूनिट में 50,000, हाँ, वैल्यू में 4,50,000, हाँ ठीक। तो देखो स्टार्टिंग वाला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट 2 मिल जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ ही तो है फिक्स्ड एक्सपेंस। तो 2 फिक्स्ड एक्सपेंस ले लिए, 1 लाख और 1 लाख, तो टोटल 2 लाख होगा डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है ना और सेल दिया हुआ है, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 5, 3 + 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स है 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 3 + 2 5। तो 2 लाख तुम लोग अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करो, तुम लोग से हो जा रहा है इसीलिए हम इस तरह से शॉर्टकट में लिख दिए। तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है, 40,000 यूनिट्स। ये हो गया 40,000 यूनिट्स बीईपी इन वैल्यू, ठीक है, और सॉरी बीईपी इन यूनिट, क्योंकि ये हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला। अब नेक्स्ट हम लोग को बोला है अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाता है, देखो पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि मार्जिनल कॉस्टिंग तभी अप्लाई करेंगे हम लोग डिसीजन के लिए कि अगर ये सब फिक्स्ड रहे तो, लेकिन अगर चेंज होगा तो क्या डिसीजन नहीं ले सकते, ले सकते, वो बेसिक एजम्पशन है, लेकिन चेंज होगा तो सारा चीज चेंज करना पड़ेगा, तो चेंजेस पे हम लोग डिसीजन लेंगे। तो पहले हम लोग निकालेंगे न्यू सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस देखो कितना हो जाएगा, 10 था
₹10 माइनस ऑफ 10%, 10% मतलब ₹1, तो यानी ₹9 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट में तो कुछ भी चेंजेस नहीं बोला, यानी ₹5 ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अनचेंज्ड, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, सिर्फ सेलिंग प्राइस बोला है। तो कंट्रीब्यूशन तो चेंज होगा, क्योंकि अगर सेल इफेक्टेड हुआ है तो कंट्रीब्यूशन तो चेंज होगा ही, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो डिपेंड ऑन सेल है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5, तो कितना हो गया? ₹4 पर यूनिट। तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, दीदी यानी বলছি बीईपी बोल वैल्यू की 4,50,000 है 4,50,000। और पीवी रेशियो आ गया, और हम लोग कैलकुलेट करते हैं बीपी इन यूनिट। तो बीपी इन यूनिट कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 2 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि है ₹4। तो ये हो गया ₹50,000, ₹50,000 हो गया। और बीपी इन वैल्यू, अच्छा ये पीवी रेशियो नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो भी बीपी आ जाएगा, दोनों फॉर्मूला से ही दिखा देते हैं। तो बीपी इन वैल्यू कितना होगा? देखो, बीईएस, एक्चुअली बीपी इन वैल्यू लिखो या बीईएस लिखो, एक ही बात है। तो 50,000 यूनिट्स आया था इंटू ₹9 करके, तो ये हो जाएगा 4,50,000। या फिर मैंने, क्योंकि पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो से भी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो, ये बीईएस का और एक फॉर्मूला के साथ 2 लाख डिवाइडेड बाय 44.444, इस तरह से परसेंटेज आ रहा है। तो उसमें भी डिवाइड करके देख लो तुम लोग, 4,50,000, ये सब रुपीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल वैल्यू है, ठीक है। तो ये चेंज होने से इस तरह से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, फिक्स्ड एक्सपेंस 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹75, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹100। कैलकुलेट करना है बीपी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट if BP is brought down to 10,000 units. देखो यहाँ पर क्या बोला है, वेरिएबल एक्सपेंस दे दिया है। वेरिएबल एक्सपेंस है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी फिक्स्ड एक्सपेंस है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 75। 12,000 यूनिट आएगा बीपी। हाँ 12,000 यूनिट, फर्स्ट आंसर होगा 12,000 यूनिट। और पॉइंट बी जो है उसमें हम लोग को पूछा है कि अगर बीपी 10,000 यूनिट से कम हो जाता है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा। तो फर्स्ट वाला आंसर तो आ जाएगा। देखो, फर्स्ट वाला आंसर में हम लोग को बीपी किस तरह से कैलकुलेट करना है, बीपी इन यूनिट्स फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख,
105 105 सेलिंग प्राइस है 105 रुपीज 3 लाख और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 25 पर यूनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल होने के बाद 12,000 यूनिट्स, ये हो गया बीपी 12,000 यूनिट। अब जो क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट है कि अगर बीपी जो है वो 12,000 ना होके अगर वो कम हो जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बीपी बोल रहा है कि देखो 10,000 में पहुंच जाएगा, मतलब ब्रॉड डाउन टू बोला है, बाई नहीं बोला, ब्रॉड डाउन टू 10,000, मतलब सीधा 12,000 से 10,000 जा रहा है। तो अगर 10,000 बीपी हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बीपी मतलब हम लोग को पता है, बीपी मतलब क्या होता है, बीपी मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब बीपी इन यूनिट कितना बताया जा रहा है कि 10,000 यूनिट्स अगर होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट में थोड़ी ना कोई चेंजेस हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रह रहा है रुपीज 3 लाख, और कंट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग को पता है उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट है 75 मैम 105। हाँ 105। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस 75 रुपीज 75 पर यूनिट इंटू 10,000 इक्वल टू 3 लाख। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस रुपीज 75 पर यूनिट, ये डिवाइड हो जाएगा, इधर इंटू है तो यहाँ पर 30 हो गया, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू 30 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 105 रुपीज 105 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस अगर रुपीज 105 पर यूनिट होगा तो बीपी 10,000 हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, सेल्स रुपीज 4 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000, वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000। कंप्यूट द incremental amount of sales in order to break even। क्वेश्चन का मतलब समझो पहले, क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल्स दे दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, सारा ही टोटल बताया, कुछ भी पर यूनिट नहीं बताया। हम लोग को बोल रहा है कि कंप्यूट करना है इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ सेल्स इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन, ठीक है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, लेकिन हम लोग को कितना ज्यादा सेल करना पड़ेगा ताकि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि ये सेल ब्रेक इवन है कि नहीं वो तो नहीं पता चल रहा है। पूरे नहीं कितना सेल और करना पड़ेगा ताकि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच पाए। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढो, तब तो पता चलेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट का सेल कितना है और करेंट सेल कितना है, तो और कितना सेल को इंक्रीमेंट करना है, यानी कितना इंक्रीज करना है ताकि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच पाए। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों को कि ब्रेक इवन पॉइंट का सेल कितना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलने का कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हम लोगों को पर यूनिट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ सेल
सेल का यूनिट तो बताया ही नहीं है कि हम लोग किस तरह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले। पर यूनिट के लिए सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को चाहिए, बट पर यूनिट कैसे भी नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज सेल वॉल्यूम जो है वो यूनिट नहीं बताया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इससे हम लोग को डायरेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट का सेल पता चल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग को पता है, फिक्स्ड कॉस्ट है 1,80,000 और पीवी रेशियो के लिए कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। पीवी रेशियो के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 और कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स इनटू 100। तो सेल्स है हम लोगों का, सेल्स है 4 लाख और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख माइनस 2,50,000 कितना होता है 1,50,000। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा 37.5%। 37.5%। तो यहाँ पर डिवाइड कर दो 37.5% से 1,80,000 को 4,80,000। 4,80,000 हमारा ब्रेक इवन सेल्स आ गया। मगर मतलब अगर हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट तक अगर पहुंचना है तो 4,80,000 करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कितना सेल कर रहे हैं, करेंटली 4 लाख सेल कर रहे हैं। तो कितना इंक्रीमेंट करवाना है, अगर बीईपी सेल तक पहुंचना है तो कितना इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल से 80,000 इंक्रीमेंटल सेल हो जाएगा 80,000। तो जस्ट 4,80,000 माइनस 4 लाख लिखना पड़ेगा। तो तुम लोग को वहां पर तुम लोग चाहो तो थोड़ा सा और भी अच्छी तरह से लिख सकते हो कि सेल्स टू अटेन ब्रेक इवन पॉइंट इस तरह से, या फिर इंक्रीमेंटल सेल्स ऐसे भी लिख सकते हो 80,000। अगर हम लोग अपना सेल 80,000 से इंक्रीमेंट कर देते हैं तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट 8,000, प्रॉफिट 2,000, ब्रेक इवन पॉइंट 40,000, कैलकुलेट सेल कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना होगा। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट कितना है 2,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 8,000, सेल्स नहीं पता, वही हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करने बोला है। तो ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा 40,000 इक्वल टू 8,000 और ये हो जा रहा है इनटू सेल डिवाइडेड बाय, तो यहाँ 30 कैंसिल और यहाँ पर सेल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर 8 बच रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेल को हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें नीचे
तो ये हो रहा है into 8s, therefore is equal to divided by 8. $50 लाख हो रहा है, 50 लाख आ रहा है। $50 लाख आ रहा है। देखो इस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, पीवी रेशियो आ गया। और हम लोग को पता है बीपी इन सेल्स, क्योंकि यहाँ रुपीज दिया हुआ था, तो बीपी इन सेल्स मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। और यहाँ पर आ रहा है, देखो बीपी दिया हुआ था, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन अप्लाई किया, जहाँ पर एस यानी सेल्स मिसिंग था, तो हम लोगों ने यहाँ पर सेल्स कैलकुलेट कर लिया, दैट इज ₹50 लाख। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कॉम्पोजिट बीपी। कॉम्पोजिट बीपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, लेकिन कॉम्पोजिट मतलब अगर मोर देन वन प्रोडक्ट होता है तो कैसे कैलकुलेट करें। दिस इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट in those cases where more than one product are produced, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, and sold following formula applied. Following is the formula, फॉर्मूला सेम ही है, कुछ एक्स्ट्रा याद रखना ही है नहीं हम लोग को, बस क्या करना है, कॉम्पोजिट लिखना है। तो कॉम्पोजिट बीपी इन यूनिट्स इक्वल टू कॉम्पोजिट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फॉर्मूला एज इट इज है, बस उसके आगे तुम लोग को कॉम्पोजिट ये जो लैंग्वेज है यूज करना है। फिर कॉम्पोजिट बीपी इन वैल्यू, उसमें भी सेम चीज ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कॉम्पोजिट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट पीवी रेशियो, कॉम्पोजिट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट पीवी रेशियो। कॉम्पोजिट तभी कर पाएंगे अगर मोर देन वन प्रोडक्ट हम लोग का यूज होगा, तो मतलब प्रोडक्शन होगा तभी। तो इसका एक एग्जांपल देखो, a company sell four product A, B, C and D. Total sales are ₹60,000 and divided as A 33 and 1/3%, B 41 and 2/3%, C 16 and 2/3%, D 8 and 1/3%. Variable cost are 60%, 68%, 80%
and 40% of selling price, ठीक है, of ABCD fixed cost 14,700. कैलकुलेट कॉम्पोजिट बीपी, कैलकुलेट करना है कॉम्पोजिट बीपी, ये ऊपर लिख देते हैं, कैलकुलेट कॉम्पोजिट बीपी। कॉम्पोजिट बीपी हम लोग को कैलकुलेट करना है और इंफॉर्मेशन क्या है, एक कंपनी है जो 4 प्रोडक्ट सेल करती है ABCD, टोटल सेल्स जो है वो 60,000 है और ये जो सेल का परसेंटेज है वो डिवाइड किया हुआ है, ए का सेल होता है इतना परसेंट, बी इतना, सी इतना, डी इतना। वेरिएबल कॉस्ट भी बता दिया है, सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग वैल्यू का कितना कितना परसेंट है, 60, 68, 80 एंड 40%। फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया, हम लोग को कॉम्पोजिट बी पे कैलकुलेट करना है और सिर्फ बी पे बोला है तो हम लोग दोनों ही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग को कॉम्पोजिट फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए और कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और कॉम्पोजिट पीवी रेशियो। तो हम लोग को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए, हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा और सेल्स कितना होगा, क्योंकि सेल्स जो है 60,000 दिया हुआ है और ये हम लोग को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पेज हो गया है खत्म। तो ये था क्वेश्चन और ये देखो हम लोग यहाँ पर इस तरह से करेंगे, ABCD 4 प्रोडक्ट है तो 4 प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, ABCD और एक टोटल कॉलम भी बनाएंगे क्योंकि कॉम्पोजिट चाहिए ना, तो टोटल कैलकुलेशन तो हम लोग को चाहिए। तो सेल्स, अब देखो सेल्स टोटल है 60,000 और ए कितना है, ए कितना है, ए है 33 एंड 1/3%, मतलब डायरेक्टली कितना परसेंट बोल सकते हो, 1/3%, ठीक है, 1/3 पीवी रेशियो। तो सेल्स निकालो, 60,000 का 33 एंड 1/3% मतलब कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। 60,000 इंटू 33.33333 कैलकुलेट करो, 20,000 हो जाएगा। फिर 41 एंड 2/3% कैलकुलेट करके देखो, 2/3 मतलब कितना होता है, 2/3 मतलब होता है 0.6666, तो 60,000 इंटू 41.66666 जब तक कैलकुलेटर चलेगा इंटू परसेंटेज करो तो आ जाएगा, देखो 2499.99 इस तरह से आ रहा है, चेक करके देखो तो कितना हो जाएगा, 25,000। सी का कितना बताया है, 16 एंड 2/3, अभी हम लोगों ने देखा 2/3 मतलब 0.66 होता है, तो 60,000 इंटू 16.6666 जब तक कैलकुलेटर लेगा परसेंटेज, तो देखो 4 9 आ रहा है, फिर 0.999 यानी 10,000। और डी का हो जाएगा 8 एंड 1/3, 8 एंड 1/3 मतलब 8.333 यानी 60,000 इंटू 8.33333 परसेंटेज अप्लाई करो तो 4999 यानी 5,000। तो टोटल कितना है, टोटल 60,000 है, करने का जरूरत ही नहीं है, 60,000 को हम लोगों ने जो भी परसेंटेज गिवन था उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वेरिएबल कॉस्ट है सेल का, पहला देखो, पहला वेरिएबल कॉस्ट जो है सेल का कितना है 60%, तो सेल कितना है 20,000 का 60% यानी 12,000। उसके बाद वाला है देखो 68 और उसके बाद 80%, तो 25,000 का 68% कैलकुलेट करके देख लो कितना हो रहा है, 17,000 हो रहा है। उसके बाद है 80 और 40, तो 80% यानी 8,000 और 40% यानी 2,000, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 8 एंड 2 10 10 20 20 और ये हो गया 30 37 8 9 39,000। अब यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 8,000 8,000 2,000 3,000 और ये हो जाएगा 21,000। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कॉम्पोजिट बीपी, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉम्पोजिट पीवी रेशियो, क्योंकि हमारे पास यूनिट का कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा।
तो कंपोजिट पीवी रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल, यानी यहाँ पर भी हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा कंपोजिट कंट्रीब्यूशन बाय कंपोजिट सेल्स इनटू 100। तो कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मतलब इसका टोटल यानी 21,000 जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है, तो 21,000 और कंपोजिट सेल भी पता है 60,000 इनटू 100, तो कितना हो जाएगा 35%। अब कैलकुलेट करेंगे कंपोजिट बीपी। कंपोजिट बीपी तो वही दीदी आगे क्या पे shift करो। হ্যাঁ হয়ে গেছে। अच्छा, अब देखो कंपोजिट सेल की सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट कितना बताया था, 14,700 तो 14,700 डिवाइडेड बाई 35%, तो देखो कितना होता है 42,000, ठीक है, तो ₹42,000। तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, कंपोजिट कैलकुलेट करने बोल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ तुम लोग को अलग फॉर्मूला वगैरह याद रखना है, कुछ नहीं, मोर देन वन प्रोडक्ट है और उस बेसिस पे तुम लोगों को टोटल कर लेना है जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा उससे, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट तो टोटल ही होता है, उसको अलग थोड़ी होता है कि मैन्युफैक्चर एक प्रोडक्ट करो या 5 प्रोडक्ट करो। फिक्स कॉस्ट जब तक ना बताया जाए कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, तभी उसका नाम है फिक्स कॉस्ट, वो बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। अच्छा देखो, यहाँ तक हम लोग सम्स यहीं तक करते हैं आज, और यहाँ से देखो थोड़ा सा बताते हैं कि थ्योरी में और क्या पढ़ सकते हो तुम लोग यहाँ से, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि मैंने समझा दिया, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, कंट्रीब्यूशन तो अभी तुम लोग को सीखना ही है, समझना ही है, और तुम लोग समझ भी रहे हो। एंड देखो डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, इट मीन्स द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एडॉप्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अगर हम लोग कुछ अलग एक्शन ले रहे हैं, यानी अगर हम लोग कुछ एडिशन या डिलीशन कर रहे हैं, हमारा जो नॉर्मल हम लोग का प्रोडक्शन चल रहा है उसमें, तो हम लोग का अगर टोटल कॉस्ट बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, इसे हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉस्ट कैन आइदर बी द इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन में कि ब्रेक इवन पॉइंट तक जाने के लिए हम लोग को कॉस्ट को क्या करना पड़ा था, इंक्रीमेंट करना पड़ा था। तो वही बोल रहा है कि डिफरेंशियल कॉस्ट या तो इंक्रीमेंट के कारण हो सकता है या तो डिक्रीमेंट के कारण हो सकता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स द इंक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स द डिक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हम लोग का प्रोडक्शन लेवल जो है वो बढ़ रहा है, अगर कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है यानी प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम हो रहा है। सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी का देखो फुल फॉर्म है, सी मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, बी मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल और पी मतलब प्रॉफिट। वॉल्यूम ऑफ सेल मतलब कितने क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो होता है, और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर मतलब हम लोग का कॉस्ट क्या अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए, और जब हम लोग सेल से उस कॉस्ट को हटा देते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट पता चलता है। Profits of an undertaking depends on a large number of factor। प्रॉफिट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें मेन है सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट फैक्टर। कॉस्ट और वॉल्यूम जो है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ये जो है इसके ऊपर प्रॉफिट जो है डिपेंड करता है। These three factors are interconnected and dependent on one another। Obviously क्योंकि कॉस्ट डिफाइन होता है, फिर प्रॉफिट ऐड होता है, फिर सेल आता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है।
The analysis of cost, volume and profit is important for profit planning, cost control and decision making. इसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट जो है अगर हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं तो कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे ताकि प्रॉफिट बढ़े, और रिड्यूस नहीं कर पाते हैं तो कंट्रोल करेंगे, जितना है उतना ही रहे, उससे ज्यादा ना बढ़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब कर दो, सारा चीज मेंटेन करते हुए हम लोग को करना है, तभी हम लोग प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट का प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग में हम लोग को ये जो सीबीपी एनालिसिस है हेल्प करता है। दिस एनालिसिस इज आल्सो ऑफ स्पेशल हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट which indicates cost and profit at various level of activities। ठीक है, तो ये सीबीपी एनालिसिस हम लोग फ्लेक्सिबल बजट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबल बजट का मतलब ही क्या होता है, हम लोग अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे हम लोग अपना प्रॉफिट का जो मतलब पोर्शन है वो चेक कर पाते हैं। पीवी रेशियो तो मैंने बताया। ब्रेक इवन पॉइंट देखो यहाँ पर क्या बताया इन लोगों ने, इट रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, that is it is the point of no profit no loss, this is the minimum point of production where total costs are recovered, it is calculated as follows। total cost ही recover करते हैं ना, क्योंकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट रिकवर हो गया सेल से, बट कुछ नहीं बचा। यहाँ पर रेवेन्यू मतलब सेल, कुछ नहीं बचा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। और कॉम्पोजिट ब्रेक इवन भी पढ़ा हम लोगों ने, कॉम्पोजिट मतलब जब मोर देन वन प्रोडक्ट होगा तब। ये है यूनिट्स और ये है वैल्यू के ऊपर, जो कि जिस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया। तो इसमें देखो और भी थ्योरीज है, ठीक है, ये हम लोग को हेल्प करेगा आगे जाके सारा फॉर्मूला समझने में। तो ये हम लोग बाकी जब क्वेश्चन करते जाएंगे उसके साथ साथ पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं, और हम तुम लोग को एक दूसरा पीडीएफ सेंड करेंगे जिससे तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम पॉइंट आउट कर देंगे कि तुम लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन करना है जो कि आज का जो भी हम लोग सीखे उसके साथ ऐड पर होगा। नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसका फॉर्मूला शायद तुम लोग को पता ना हो, या फिर किसी किसी को पता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम बता देंगे कि कौन सा तुम लोग को करना पड़ेगा।